हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्जाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है न्यू वाला री एग्ज़ाम के लिए, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी इसका जो प्रैक्टिस सेट न्यू वाला 1 से 3 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग 1 से 3 तक देख सकते हैं। और आज जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, इसे हम लोग डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। आप लोग रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं और अगर सेट लगाना चाहते हैं तो भी आप लोग देख सकते हैं। साथ ही आप लोगों को जो है साथ ही साथ आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर देते चलना है, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो। और लास्ट में आपको बताना है कि आपने जो है इस प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। साथ ही अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पे जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली का तरल किरमिर नमूना, ये जो उन्नत नमूना है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये जो नमूना है ये सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसका जो है मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का जो है निर्धारण करना है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाया जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है। इसमें नहीं पूछ रहा तो नहीं अवशेषी अंग जो हो जाएगा ये किडनी हो जाएगा। बाकी सभी जो है अवशेषी अंग है। कर्ण पल्लव अवशेषी अंग है, त्वचा के बाल अवशेषी है, अपेंडिक्स ये जो है अवशेषी अंग है। अगला, डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक है। डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला कवक जो कि सैक्रोमाइसेज है, सैक्रोमाइसेज ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अन्य कवक एवं इनमें से होने वाले रोग की बात करें तो अस्पेरजिलियस जो कि फ्यूमेटिस्म ये जो है दमा रोग से होता है, और टीनिया कैपेटिस ये जो है गंजापन रोग होता है इससे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की बात करें तो निषेचन की क्रिया जो होती है ये अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। योनि के द्वारा ही जो है शुक्राणु अंडवाहिनी तक पहुंचता है और गर्भाशय निषेचन के बाद जो है बने भ्रूण को आश्रय प्रदान करता है और इसे जो है पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। अंडाशय का मुख्य कार्य जो कि अंडाणु पैदा करना है। अगला है कि अनानास का खाने योग्य भाग है। अनानास के खाने योग्य भाग की बात करें तो इसके खाने योग्य जो भाग है ये परिदल पुंज है। परिदल पुंज ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सेब का पूछे तो सेब का जो हो जाएगा ये पुष्पासन हो जाएगा। आम का मध्य फल भित्ति, मूंगफली का बीज पत्र एवं भ्रूण, और नारंगी पूछे तो इसमें जो है जूसी हेयर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है मेडेन हेयर ट्री भी कहते हैं। मेडेन हेयर ट्री की बात करें तो मेडेन हेयर ट्री जो है ये कहलाता है जिंगो वाइलोवा। जिंगो वाइलोवा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवित जीवाश्म साइकस है जो कि जिंगो वाइलोवा एवं मेटा सिकोया है, और सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जो कि जेमिया पिग्मिया है। अगला प्रश्न है कि बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग जो किया जाता है ये साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है। साइटोकाइनिन ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो कि बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह जो है पादपों में कोशिका विभाजन में ये जो है मदद करता है। और जिब्रेलिन्स जो कि कवक से निकाले जाते हैं ये बौने पौधे को लंबा कर देता है, साथ ही जो है ये फूल खिलाने में मदद करता है। एथिलीन फलों को पकाने में तथा जो है मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह जो है एकमात्र पादप हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है। अगर पूछे पादप हार्मोन जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है तो एथिलीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। CD4 काउंट परीक्षण की बात करें तो ये जो किया जाता है रोगी की प्रतिरोधक क्षमता की आकलन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। HIV वायरस के जेनेटिक्स तत्वों का पता लगाने के लिए जो है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके कारण जो है अस्थि कैंसर होता है। अस्थि कैंसर की बात करें तो अस्थि कैंसर जो है ये स्ट्रांसियम 19 के कारण होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रांसियम 19 एक जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। कैडमियम के कारण जो है इटाई रोग होता है।
अगला है किसने जो है यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें न छोड़ा जाए तो वो जो है शहद देगी, किंतु छोड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। ये जो है ये कथन जो है ये कथन जो है ये अलवर्दी खान की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में जो है तत्कालिक बंगाल के नवाब को हराकर जो है अलवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हुई थी। चेचक के कारण मृत्यु जो है ये गुरु हरकिशन की हुई थी। गुरु हरकिशन, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन को जो है मृत्यु चेचक से हुई थी। इन्होंने जो है दिल्ली मुगल दरबार में जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में समझाया था। अगला है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। संवाद कौमुदी के प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन जो है ये 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे भाषा पूछा तो ये जो है बांग्ला भाषा में किया गया था, बांग्ला भाषा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था। क्रांतिकारी साम्यवाद दल का गठन जो है ये किया था सोमेंद्रनाथ टैगोर। सोमेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमेंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर जो है 1934 में क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किया था। ताशकंद में जो है 1920 में एम.एन. राय, अवनी मुखर्जी तथा जो है वहाँ रहने वाले कुछ अन्य उत्प्रवासी भारतीयों ने जो है कॉमिंटन जो कि रूस के अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन के द्वितीय अधिवंश के पश्चात भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की और 1934 में भारतीय साम्यवादी पार्टी को जो है अंग्रेज सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था। इसकी स्थापना जो है ये दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। HSRA का गठन जो है 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HSPA का गठन किया गया था। इसके सदस्यों में भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चंद्र चटर्जी आदि जो है इसमें शामिल थे। अगला है पेरिस की संधि कब हुई थी। तो पेरिस की संधि जो है ये 3 दिसंबर 1783 में हुई थी। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1783। और ये जो है पेरिस की संधि के साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया और अमेरिकी बस्तियां में जो है ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गई। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जो खेल का मैदान है ये कहाँ मिला है। इसकी बात करें तो ये जो मिला है धौलावीरा से मिला है। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी एक विशेषता यह भी है कि यह जो है एकमात्र हड़प्पा कालीन नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था। अगला है गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने जो है चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाने वाला गुप्त काल का पहला शासक जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को जो है दिनार तथा जो है चांदी के सिक्के को रुपयक कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम का इतिहास में जो है एक नए संवत जो कि गुप्त संवत के प्रवर्तक का श्रेय दिया जाता है। प्लेट के गणना के जो है अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 से 20 ईस्वी में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन जो है सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक जो थे ये शेख सियाबुद्दीन थे। शेख सियाबुद्दीन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो है भारत में सुदृढ़ व लोकप्रिय बहादुरी जानकारियाँ ने जो है ये बनाया था। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत जो कि हमीमदीन नागौरी थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो था ये था सर ए नौबत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी सर ए नौबत होता था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। शिवाजी का सेना का प्रमुख अंग जो था ये पैदल सेना, अश्व सेना एवं नौसेना था। अश्व सेना 2 प्रकार के होते थे, पागा बगीरा और एक सिलहटदार। अगला है कि मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता है। सैन्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो है अस्थाई सेना बना रही थी।
अस्थायी सेना बना रही थी, इसीलिए जो है मगध सम्राट बिंबिसार को सैनिक कहा जाता था। बिंबिसार जो है बिंबिसार का अन्य नाम श्रणिक या फिर जन साहित्य में जो है श्रणिक कहा जाता है इसे। और इसने जो है अंगराज को जीतकर मगध में मिला लिया था। आपसे पूछेगा कि अंगराज को जीतकर मगध में किसने मिला लिया था, तो ये जो है बिंबिसार मिला लिया था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के शासक जो कि चंडप्रघात के चिकित्सा हेतु उसके दरबार में भेजा था। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा की बात करें तो ये जो चला था ये योगेंद्र शुक्ल ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। योगेंद्र शुक्ला के ऊपर जो है तिरहुत षड्यंत्र पर मुकदमा चला था। योगेंद्र शुक्ल भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनका संबंध जो कि वर्तमान में बिहार के वैशाली जिला से है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आकृति दिया हुआ है और यमन की तरफ जो है एक दर्पण है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये बताना है। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन सी तरह का, इस तरह का जो है प्रतिबिंब बन जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ पे जो है रिक्त स्थान है, इस पे कौन सी संख्या आएगी? देख सकते हैं यहाँ पे 912 है, तो 912 किस तरह से आ सकता है? तो ये यहाँ पे 19 है, ये 8 है, ये 16 है। अगर हम लोग 19 गुना 8 प्लस 16 और गुना 2 करते हैं तो ये जो है 912 आ जाता है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 21 गुना 14 प्लस 7 करते हैं और फिर से 2 गुना कर देते हैं इसमें, तो ये जो आ जाएगा ये 864 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग अगर 24 गुना 6 प्लस 12 गुने 2 करेंगे तो ये जो आंसर इसका आएगा निकल कर ये आ जाएगा 864। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। ए बी डी जी है, फिर सी डी, यानी इस तरह से दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि 2 प्लस करके दिया हुआ है। अगर हम लोग ई में 2 प्लस करते हैं तो ई के बाद एफ जी आ जाएगा, तो इसमें एक ही ऑप्शन है जी, जो कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला आकृति में जो आएगा ये आकृति में अगले स्थान पर जो आ जाएगा ये डी नंबर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद से जो है मिलाकर देख सकते हैं। अगला है, इंग्लिश का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चन टैग्स। यू आर नॉट श्योर, इसमें जो वाट है खाली स्थान पे आर यू भराएगा। यू आर नॉट श्योर, आर यू, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निगेटिव क्वेश्चन टैग्स था, इसका पॉजिटिव आर यू होगी। अगला है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ल्ड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस में करेक्ट स्पेलिंग वर्ड चूज करना है। ही हैज़ वॉन द मेडल फॉर द 12th टाइम। 12th की जगह बात करें तो 12th की जगह जो रहेगा ये ऑप्शन है इसका राइट आंसर जगह 12th, यानी उन्होंने जो 12वीं बार जो है पदक जीता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड। इसमें गलत स्पेलिंग वर्ड का चयन करना है। गलत स्पेलिंग वर्ड जो हो जाएगा ये मिनीचर हो जाएगा, मिनीचर, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें MINIATURE हो जाएगा, जो कि गलत मीनिंग दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मिनिएचर मतलब होता है लघु रूप और लघु चित्र। जेंटिथ जो कि ऊंचाई होता है, और मेरीमेंट मतलब आनंद या उत्साह होता है। यर्न मन होता है इच्छा करना या तड़पना। अगला प्रश्न है कि चूज द एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड डेप्ट। डेप्ट की बात करें, डेप्ट मतलब होता है कर्ज। इसका जो सही एंटोनिज्म हो जाएगा ये एसेट हो जाएगा, एसेट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसेट्स मतलब होता है पूंजी या संपत्ति। और मोल पूछे तो मोल मतलब होता है तिल या फिर तिल या जासूस। और रेफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी। वेल्थ मतलब होता है धन। अगला है कि क्रैक समवंस अप मीन्स। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू मेक समवन लाफ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी को हंसाने के लिए जो है इसका प्रयोग होता है। अगला है कि वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री।
इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट ए स्मॉल वर्क फाइंड द करेक्ट अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग इसमें चूज करना है, तो इसका जो अपोजिट मीनिंग हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। द वर्ड इज वेरी लार्ज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह व्यक्ति जिसे जो है यहाँ पे व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड दिया हुआ है, व्हाट ए स्मॉल वर्ल्ड मतलब होता है कि छोटी सी दुनिया, और द वर्ल्ड इज वेरी लार्ज मतलब होता है बहुत बड़ी दुनिया। अगला है चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक सफोकेट ए नाउन। इसमें सफोकेट ए नाउन बताना है, तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर TION लग जाएगा इसमें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देयर इज खालिस्तान मिल्क इन द कप। इसमें जो भराएगा ये भराएगा सम का प्रयोग हो जाएगा। देयर इज सम मिल्क इन द कप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सम का प्रयोग होगा क्योंकि जो है कप में थोड़ा दूध है की बात किया जा रहा है। अगला है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख मुद्दों के जो है उचित सारांश के रूप में था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष जो कि सच्चिदानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और HC मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस बाद में प्रस्तावना के विषय में जो है यह कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। ये जो कहा गया ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में कहा गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। यह जो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 बाद में कहा गया। वेरुवाड़ी संघ मामले जो कि 1960 में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि यह न तो जो है विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न जो है उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले जो कि 1964 में न्यायमूर्ति मधोलकर द्वारा जो है प्रस्तावना के संविधान के अंग में जो है होने के विषय में उच्चतम न्यायालय के पर्व के निर्णय पर विचार किए जाने की जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया गया। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की 1973 के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों वाद विवादों के पश्चात जो है ये प्रस्तावना की संविधान का अंग स्वीकार किया गया। संविधान का अंग प्रस्तावना का स्वीकार किया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की 1973 के तहत। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राज्य निधि से शोषित जनता के लिए कुओं, तालाब, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका जो वर्णन मिलता है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 2 में मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के 1 में राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े या फिर अनुसूचित जाति जनजातीय हेतु जो है विशेष प्रावधान दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 के 5 में कहा गया है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान जो कि सरकारी या फिर गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 15 के 6 में इसे जो 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो है जोड़ा गया है। इसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वर्गों के प्रवेश को लेकर जो है 10% सीटों का आरक्षण किया गया है। अगला है कि मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन के प्रतिषेध करने का प्रयास जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो इसका प्रयास जो किया गया है ये अनुच्छेद 47 के तहत किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है राज्य द्वारा शिक्षा और उनकी देखभाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इसमें जो है अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा
और अन्य जो है संबंध हित की अभिवृद्धि में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करने का प्रावधान करता है। तो ये सारी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला, केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है? इसका प्रावधान जो है वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में वित्त आयोग का वर्णन 280 में किया गया है। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। अगला है कि किस वर्ष भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है ये 1966 में बनाया गया है, वर्ष 1966। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान समय में 3 अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में है, जो कि भारतीय प्रशासन सेवा IS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय वन सेवा IFS। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय का उपबंध किए गए हैं? तो इसका उपबंध जो किया गया है ये भाग 10 में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 243 के घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित नियम में से कौन सा प्रावधान जो है ये गलत है? इसमें गलत जो हो जाएगा ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन बी हो जाएगा। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला संसद के स्वविवेक पर है, ये जो कथन है ये गलत कथन हो जाएगा। अगला है प्रायोगिक स्तर पर EVM का प्रयोग जब पहली बार किया गया था, तो प्रयोग के आधार पर EVM का पहली बार प्रयोग जो किया गया था ये 1998 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998। 16वां विधानसभा सीट हेतु किया गया है, 16 विधानसभा सीट हेतु किया गया है। राजस्थान में 5, मध्य प्रदेश में 5 और दिल्ली में 6 सीटों पर किया गया था। अगला कि शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है? तो ये 6 से 14 वर्ष के लिए किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो किया गया है अनुच्छेद 21 के क के अनुसार किया गया है। इसे मौलिक अधिकार के रूप में जो मान्यता देने के लिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया तथा जो इसे अनुच्छेद 21 के क के तहत मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फिर फैक्टों के रूप में जो है चलता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है फोटोन कहा जाता है। फोटोन, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक होता है। तो ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक जो होता है ये वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और तीव्रता का प्रयोगात्मक मात्रक वेल है, जो कि वेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की सापेक्ष प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर जो है एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ के संधियों को जो है अलग अलग तापों पर रखते हैं, तो परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे जो है ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को जो है ये सीबेक प्रभाव कहते हैं। सीबेक प्रभाव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दिखाई इसलिए नहीं देता है क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ जो है 5 डिग्री कोण बनाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षारीय संचायक सेल में होता है। तो क्षारीय संचायक सेल में जो है कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है इस सेल को एडिशन या फिर नीफे सेल भी कहते हैं। अगला है कि विद्युत घंटी, डायनेमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो इसके अस्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं ये नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्म लोहा जो कि शीघ्र ही चुंबक बन जाता है, क्योंकि जो है ये शीघ्र ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, इसलिए यह जो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है कि अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें सत्य कथन जो हो जाएगा ये रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1904 में ग्राहानु परिकल्पना प्रस्तुत किया था। तो ये जो परिकल्पना प्रस्तुत किया था ये किया था ये चैवरलिन और मॉल्टन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
वर्ष 1904 में चैवरलिन और मोल्टन ने ये जो है ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार जो पृथ्वी एक अन्य ग्रह को उत्पत्ति सूर्य के साथ जो है अन्य विशालकाय तारों के सहयोग से हुई है। अगला है कि अलबुर्ज और जैग्रोस पर्वत के बीच स्थित अंतःपर्वतीय पठार है। इसके बीच अंतःपर्वतीय पठार जो है ये हैं ईरान का पठार। ईरान का पठार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान का पठार अवस्थित है यहाँ पे। अरब सागर का पठार जो कि मध्य एशिया में स्थित है। यूकान का पठार जो कि अलास्का में, और ब्राज़ील का पठार जो कि उत्तर पूर्व में केप रॉक से लेकर दक्षिण में रियो ग्रैंडी सेल तक जो है त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। अगला है कि एडम स्मिथ की किताब जो कि द वेल्थ ऑफ नेशन जो कि एडम स्मिथ का किताब है, इस किताब का प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका प्रकाशन जो है 1776 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1776। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है इस पुस्तक में। अगला प्रश्न है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जो है पहली बार ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में, एवं जो है इसका आदर्श रूप चीन जो कि 1949 में समान जो है आया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसके जन्मदाता जो है ये साइमन कुजनेट्स को जाना जाता है। साइमन कुजनेट्स ऑप्शन इसका राइट आंसर देगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के साथ के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं? इसके कारखाने जो स्थापित किए गए हैं ये दूसरी पंचवर्षीय में किए गए हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य साम्यवादी समाज की स्थापना करना। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो भारी उद्योग व खनिजों की उच्च प्राथमिकता दी गई। अगला प्रश्न है कि भोजन कम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये जो दिया गया था ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर जो है आधारित था। यह योजना 1985 से 90 ईस्वी तक चली थी। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है मूल्यवर्धित कर जो कि वैट सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया? वैट की बात करें तो सबसे अंतिम रूप में जो है ये यूपी में लागू किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले पूछे तो सबसे पहले जो है ये हरियाणा राज्य में लागू किया गया था। अगला जीएसटी परिषद संरचना के जो है गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होनी चाहिए? तो ये जो है कुल सदस्यों का 50% होनी चाहिए। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। जीएसटी परिषद को अध्यक्ष केंद्रीय जो है वित्त मंत्री होता है इसके अध्यक्ष। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये हैरा-डॉमर मॉडल पे आधारित थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये जो है 1951 से 56 तक इसका वर्ष था। अगला है मैथ का प्रश्न है। ए और बी ने क्रमशः जो है 441 अंक और 558 अंक प्राप्त किए। यदि बी को जो है 62% अंक मिले तो ए का जो प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 62% जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं कि 62% जो है ये 558 है। तो इसका 100% निकालिएगा तो 100% जो निकल कर आएगा ये 900 आएगा, और 900 जो इसका 100% निकल कर आएगा तो 900 का 441 कितना परसेंट है? तो 900 का 441 जो है ये 49% है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जो है 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। ये जो संख्या निकल कर आएगी ये संख्या आएगी 99,962। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ का प्रश्न आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 8 वर्षों में 2800 और 10 वर्षों में 3388 हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? इसमें ब्याज का वार्षिक दर जो आ जाएगा निकल कर ये 10.5% हो जाएगा। 10.5% ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा?
तो इसका औसत जो निकल कर आएगा ये निकल कर आएगा 222। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 7:5 के अनुपात में है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। इसमें लाभ या हानि परसेंट की बात करें तो इसमें जो निकल कर आएगा ये 40% का लाभ निकल कर आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40% का लाभ हो रहा है। अगला कि यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चलता तो यह जो 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। विनय की गति ज्ञात करना है। इसमें विनय की गति जो निकल कर आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा। अगला है हल करना, यहाँ पे सरल करना है। अगर आप लोग इसे सरल कीजिएगा तो ये जो आएगा ये 4 आएगा, हल करने पे 4 निकल कर आएगा। अगला, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके जो है कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ये जो बराबर है ये 12.5% के बराबर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पूछ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा ये हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राइट आंसर लक्षद्वीप, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दादर एवं नगर हवेली हो जाएगा। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं निवास करती है। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला है, वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान। तो विश्व में प्रथम स्थान जो है ये जापान का है। जापान यहाँ चीन का है। चीन जो है वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन के मामले में विश्व में नंबर 1 है। चीन में जो है 75% सूती वस्त्र का उत्पादन जो कि यांगटी सिकियांग घाटी के केंद्रों में एवं 25% हांगहो नदी में होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और वर्तमान में जो है चीन ये दुनिया का नंबर 1 सूती वस्त्र उत्पादन देश है। अगला है, देहरादून और हरिद्वार स्थित है। देहरादून और हरिद्वार की बात करिए जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच देहरादून स्थित है। अगला है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान है। तो सबसे गर्म स्थान जो है ये बीकानेर है। गर्मी के दिन में बीकानेर जो है सबसे गर्म हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि असत्य मिलान का चयन करना, यानी कौन सा जो है गलत है। भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र दिया हुआ और ये जो है राज्य से दिया हुआ है कि किस राज्य में स्थित है। तातापानी की बात करिए तो तातापानी जो है तातापानी ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये जो है सही हो जाएगा। और तप्त पानी की बात करें तो ये जो है उड़ीसा में स्थित है। तपोवन की बात करें तो तपोवन जो है ये बिहार में नहीं बल्कि ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। तो यही जो है ये गलत हो जाएगा। तपोवन जो कि उत्तराखंड में है तो ये गलत है। अनहोनी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात की बात करिए जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कैमूर का पठार जो है ये फैला हुआ है, ये जो 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये जो है बिहार के रोहतास जिला में फैला हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा 1784 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार की कौन सी नदी करनाली और सीखा के नाम से जाना जाता है। करनाली और सीखा के नाम से बात करें तो ये जो घाघरा नदी को जाना जाता है। अगला है कि मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस काव्यत्री की है। तो ये जो पंक्ति है ये पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की रचनाएं जो कि निर्जा, निहार, यामा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इत्यादि जो है सम्मिलित है। छायावाद की काल सीमाएं जो कि 1918 से 1936 तक माना जाता है। अगला है कि किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है। तो नई कविता का कवि नहीं की बात करिए, इसमें नहीं जो कहा जाएगा ये नागार्जुन को नहीं कहा जाएगा। नागार्जुन, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई कविता के कवि जो हैं अज्ञेय को माना जाता है, धर्मवीर भारती को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को, रघुवीर सहायक को, मुक्तिबोध को, नरेश मेहता, कुंवर नारायण। लेकिन नागार्जुन प्रतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि हैं, इसलिए इन्हें जो है नई कविता का कवि नहीं माना जाता है। अगला है कि उसकी माता जी बीमार हैं, वाक्यों में कौन सा जो है सर्वनाम
इसमें सर्वनाम चूज करने को करा है, तो इसमें सर्वनाम जो हो जाएगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसकी जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अपने आप यह काम सीख लूँगा। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, इसमें निजवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और अन्य विकल्प जो है असंगत यानी गलत है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के जो है 2 भेद होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, जो कि सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल जैसे कि राम आम खाता है, ये सकर्मक क्रिया हो गया। और अकर्मक क्रिया की बात करें तो रोहित रोता है, पंकज हंसता है, ये सब अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो इसमें उपयुक्त लोकोक्ति अगला है कि सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। इसका उपयुक्त लोकोक्ति हो जाएगा यह जाएगा ढाल के 3 पात। ढाल के 3 पात, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य विकल्प जो कि गलत है। अगला है कामायनी की रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें अशुद्धि की बात करें तो इसमें अशुद्धि जो हो जाएगा ये वर्तनी संबंधी जो है इसमें अशुद्धियाँ हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो रचयिता का प्रयोग जो है ये गलत है, रचयिता सही रचयिता हो जाएगा। यहाँ पे रचयिता दिया हुआ है, रचयिता हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो ये एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है ये माल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माल जो कि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। दर्शन, हस्ताक्षर तथा होश हमेशा एक वचन में बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि माल लूट गया। कुछ शब्द हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि मन आपके दर्शन कर लिए, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए, मन कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ पे एक वचन और बहुवचन का जो है संबंध आया है। तो एक वचन जब शब्द के जिस रूप में वस्तुओं या फिर पदार्थों का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि बालक, घोड़ा, किताब, मेज, सड़क, ये सभी जो है एक वचन के उदाहरण हैं। और बहुवचन जो कि शब्द के जिस रूप में अधिक वस्तु या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कि बालिका, घोड़ों, किताबों, मेजों, सड़कों, ये सभी जो है बहुवचन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड के नाभिक सिद्धांत के अनुसार असत्य कथन है, गलत कथन जो हो जाएगा रदरफोर्ड के नाभिक सिद्धांत में ये जो परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है, ये कथन गलत है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक जो है छोटा सा किंतु भारी नाभिक होता है, ये कथन रदरफोर्ड के नाभिक सिद्धांत के अनुसार सत्य है। परमाणु गोली आकार का होता है, परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु की आकार की तुलना में जो अत्यंत छोटा होता है, ये तीनों कथन सत्य है। परंतु जो परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है ये गलत कथन था। अगला, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु का संबंध सत्य है, इसमें सत्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा यह हमेशा एक समान रहता है, यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। और अर्ध आयु जो कि टी हप बराबर होता है 0.693, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया, तो इसका नियम जो है फैराडे के द्वारा दिया गया, फैराडे ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैराडे का प्रथम नियम, जब किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल का प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसी जो प्रेरित वाहक बल के कारण इस बंद परिपथ से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। फैराडे का द्वितीय नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगला सबसे प्रबल ऑक्सीकारक का पदार्थ है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ जो हो जाएगा ये फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन में सर्वाधिक चुंबकीय ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है और एस्टर्ट्रीन एक जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला है कि फ्लैक्स बल्बों में नाइट्रोजन गैस की वायुमंडल में किस धातु का तार रखा जाता है, तो इसमें रखा जो जाता है ये मैग्नीशियम रखा जाता है, मैग्नीशियम ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम का उपयोग जो कि फ्लैश बल्बों में किया जाता है क्योंकि जब यह जलता है तो चमकदार सफ़ेद रोशनी उत्पन्न करता है।
यह जो क्षारीय मृदा धातुओं का द्वितीय सदस्य है। हरे पौधों के पर्णहरित में जो है मैग्नीशियम एक प्रमुख तत्व है। अगला है कि विस्की बनाने के लिए निम्न में से प्रयोग किया जाता है। विस्की बनाने की बात करें तो विस्की बनाने में जो है ये ब्लू आइस का प्रयोग किया जाता है। ब्लू आइस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्लू आइस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है। कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए CxH2O। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में बात करें तो ये जो है सिटी डीजल को जाना जाता है। सिटी डीजल ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डीजल का एक अत्यधिक स्वच्छ रूप है। शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है। शहद की मक्खी के मोम की बात करें तो यहाँ पे मोम में जो मुख्य रूप से होता है ये मिरिसिल पॉमिटेट होता है। मिरिसिल पॉमिटेट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि RDX का रासायनिक नाम है। RDX का रासायनिक नाम की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये जो हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्स। अगला प्रश्न है RDX का रासायनिक नाम क्या है। RDX की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, और इसका रासायनिक नाम की बात करें तो साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्राइएमीन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस की बात करिए जो है 15 नवंबर को मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। इसका राइट आंसर जो है कि 15 नवंबर हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ जो कि इसरो के अध्यक्ष थे, और इसके साथ जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका जो है मोहन कुमार के द्वारा निभाया गया था, और एस सोमनाथन जो है ये इसरो के अध्यक्ष थे। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम जब विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। रोवर जो कि प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करेगा और डेटा को जो है इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई 2023 को जो है LVM-3 M4 नामक प्रक्षेप यान से जो है लॉन्च किया गया था। तो ये याद रखिएगा LVM-3 M4 द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था, और ये जो है चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतरने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट को जो है विश्व शक्ति, जबकि जो है चंद्रयान 2 के पद चिन्ह को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन से एक क्वेश्चन हर जो है प्रैक्टिस शीट में पूछा जा रहा है, तो आप लोग ऑपरेशन को देख लीजिएगा। तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप को प्रभावित लोगों को जो है मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। तो ऑपरेशन दोस्त ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की और सीरिया में जो है 6 अगस्त 2023 को 7.8 रिएक्टर तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप आया था। ऑपरेशन मर्यादा पूछे तो ये जो उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थल और एवं पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए किया गया था इसका शुरुआत। और ऑपरेशन करुणा का संबंध जो है भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए किया गया। ऑपरेशन कावेरी ये जो है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु किया गया था। अगला कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं ऋतुराज अवस्थी बने हैं। ऋतुराज अवस्थी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले 21वें जो थे इसके अध्यक्ष 21वें के बलबीर सिंह चौहान थे। अगला है कि मरचा चावल किस राज्य का उत्पादक है जिसे जो है GI टैग प्राप्त हुआ। तो मरचा चावल जो है ये बिहार को GI टैग प्राप्त हुआ है मरचा चावल। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर का शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल, तसर सिल्क, जर्दालू आम, मगही पान, सुजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना आदि को जो है GI टैग प्राप्त हुआ है। तो हमने जो है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में सभी 100 प्रश्न को जो है कवर करा दिया है, जो कि डिटेल के साथ कवर कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे।
फ्रेंड इस वीडियो को आने में जो है बहुत लेट हो गया क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था। अब से जो है रेगुलर वीडियो आएगा और जो है एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है, तो आप लोग जो है अच्छी तरह से बिहार पुलिस की तैयारी में लग जाएं और इस बार नहीं तो कभी नहीं आप लोग जो है बेहतर तैयारी कर पाएँ। इसके लिए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट और भी लाएंगे, तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। साथ ही आप लोग जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और हम लोग जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।